कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस तो हम पढ़ेंगे लेकिन एक सिमिलैरिटी तो सामने ही नजर आ रही है कि ये भी इकोनॉमिक्स है और वो भी इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स की जो समस्या है वो दोनों जगह पर रहती है। क्या समस्या है हमारे इकोनॉमिक्स में? एक तो रिसोर्सेज की स्कैसिटी है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल होते हैं। वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए हम परेशान हैं कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां भी है और वहां भी है। तो डिफरेंस कैसे अराइज हो जाता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं दो वर्ड्स पे आपको फोकस करने के लिए कहूंगा। सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल और दूसरा है इकोनॉमी एज अ होल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या है? हम किसी एक अकेले कंज्यूमर के बारे में जिक्र कर लेते हैं, अकेले किसी एक फर्म के बारे में जिक्र कर लेते हैं, अकेले किसी एक हाउस होल्ड के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इनके पास भी क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इनकी भी वांट्स अनलिमिटेड होती है। इनकी भी यही समस्याएं होती हैं कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ना, ये जो हाउस होल्ड है ना, ये जो फर्म है, जो अकेले एक एक हैं, इन सबको एक साथ ले लिया जाए पूरी इकोनॉमी में। जैसे इंडियन इकोनॉमी, हमारी हिंदुस्तान में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी फर्म्स हैं, उन सबको एक साथ कंसिडर कर लिया जाए और एक धागे से बांध लिया जाए, तो इसे हम कहेंगे इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरे इकोनॉमी के लेवल पर देखा जाए तो भी सेम समस्या है कि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके भी वांट्स अनलिमिटेड है। अगेन वहां पर भी सेम समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इसे स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब सेम स्टडी हम इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमिक लेवल पर करते हैं, तो इस ब्रांच को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए यहां पर रीड करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग हम यहां पर रीड कर लेते हैं। बोला जा रहा है व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आर स्टडीड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, तो इसे हम कह देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आगे बढ़ जाते हैं। सेंट्रल इश्यू क्या है? जब हम यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा सेंट्रल इश्यू क्या होता है? हमारे पास दो सेंट्रल इश्यूज होते हैं, आउटपुट और प्राइस। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम बस यही सोचते रहते हैं कि प्राइस कितना होगा और आउटपुट कितना होगा। इन दो सवालों के जवाब हमें ढूंढने होते हैं। एक इंडिविजुअल इसलिए परेशान होता है कि कितने प्राइस पर बिकेगा तो मैं खरीद लूंगा और कितने प्राइस पर बिकेगा तो मैं खरीदने से इनकार कर दूंगा, या कितने प्राइस पर बिकेगा तो मैं कितनी क्वांटिटी परचेस करूंगा, सस्ता बिकेगा तो ज्यादा खरीद लेंगे, महंगा बिकेगा तो कम खरीदेंगे। एक फर्म भी यही दो सवालों के पीछे घूमती रहती है। फर्म ये सोचती है कि अगर सस्ता बिकेगा तो मैं क्यों बेचूं, फिर तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। थोड़ा महंगा बिकेगा तो हम बेचने के ऊपर विचार करेंगे, और महंगा बिकेगा तो हम ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बेचेंगे। सस्ता बिकेगा तो कम बनाएंगे, कम बेचेंगे या नहीं ही बनाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए, हम माइक्रो लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने दो ही सवाल होते हैं, कीमत कितनी होगी और आउटपुट कितना होगा, कीमत कितनी होगी और आउटपुट कितना होगा। लेकिन जब जब हम मैक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं तो मामला थोड़ा सा वाइड हो जाता है। वहां पर आउटपुट नहीं, एग्रीगेट आउटपुट देखा जाता है, प्राइस नहीं, जनरल प्राइस लेवल देखा जाता है। एक फर्म जितना प्रोडक्शन करती है वो आउटपुट कहलाता है। लेकिन ऐसे फर्म्स की कमी है क्या हिंदुस्तान में? ऐसे तो ढेर सारे फर्म्स हैं, वो सब मिलकर जितना प्रोडक्शन करते हैं वो कहलाता है एग्रीगेट आउटपुट। अकेले एक फर्म ने जो प्राइस तय किया हुआ है वो उसका प्राइस कहलाएगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं और उन सबका अलग अलग प्राइस होता है। उन सबके प्राइस को एक साथ कंसिडर कर लिया जाए तो उसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, जिसे साधारण भाषा में हम महंगाई कह देते हैं। कि हो सकता है कि 10 साल पहले महंगाई कम रही होगी, आज 10 साल बाद महंगाई बढ़ गई होगी।
तो इसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो यहां पर जो हमारा फोकस होता है वो एग्रीगेट आउटपुट और आउटपुट पर होता है, जनरल प्राइस लेवल पर होता है। देन एजम्पशंस, एजम्पशंस ऑफ द स्टडी, बहुत ही सिंपल से एजम्पशंस है बेटा। जब हम माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। मैक्रो वेरिएबल्स कहने का मतलब है एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। और उसके उल्टा जब हम मैक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। एक इंडिविजुअल फर्म का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है, वो ना बढ़ेगा वो ना घटेगा। और एक इंडिविजुअल फर्म का जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है, वो ना बढ़ाएगा ना वो घटाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल रूल, कि माइक्रो लेवल पर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब इन दो सवालों के जब हम जवाब ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का होता है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट फोर्सेस का। प्राइस कितना होता है कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। आउटपुट कितना होगा कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। सर ये मार्केट फोर्सेस होते क्या हैं? माइक्रो लेवल पर मार्केट में दो फोर्सेस होते हैं, एक को हम कहते हैं फोर्स ऑफ डिमांड, दूसरे को हम कहते हैं फोर्स ऑफ सप्लाई। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि एक फ्रूट वेंडर है जो फल बेच रहा है। मान लेते हैं कि वो बनाना सेल कर रहा है एक दर्जन 60 रुपए में, 60 रुपीज अ डजन। ठीक है। अब अचानक से नवरात्रि आ गई। नवरात्रि में पूरा हिंदुस्तान फास्टिंग पे चला गया, और फास्टिंग पे चला गया है मतलब वो करने वाला है फलाहार। तो अचानक से मार्केट में फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई उतनी ही है, फार्मर तो उतनी ही है ना, फ्रूट्स की सप्लाई उतनी ही है। अचानक से उन 9 दिनों के लिए डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ गई है तो आप मार्केट में ये देखेंगे कि वो फल महंगे हो गए हैं। जो बनाना पहले एक डजन आपको 60 रुपीज का मिल जाया करता था, अब अचानक से वही 100 रुपए का मिल रहा होगा, 120 रुपए का मिल रहा होगा। क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि मार्केट में एक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? डिमांड का। चूंकि डिमांड बढ़ गई है और अवेलेबिलिटी कम है या अवेलेबिलिटी उतनी ही है, दैट्स वाई यहां पर अचानक से उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइस को एक फोर्स जो है वो अफेक्ट कर रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ डिमांड। एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलता हूं बेटा। मान लेते हैं कोई पेरिशेबल गुड्स ले लेते हैं, टमाटर ले लेते हैं, टोमेटो। टोमेटो की फसल अच्छी हुई है, एक फार्मर है उसके पास भी काफी काफी अच्छी पैदावार हुई है, दूसरे किसान के पास भी काफी अच्छी पैदावार हुई है। इसको हम साधारण भाषा में कह देते हैं कि टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है। तो ये सब क्या करेंगे? ना इसे वो अपने खेतों में पड़े रहने दे सकते हैं, ना उसे वो तोड़कर अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर का होता है। जैसे ही फसल तैयार होती है तुरंत मार्केट में उन्हें बेचने के लिए भेजना पड़ता है। अचानक से मार्केट में इतने सारे टोमेटोज आ गए हैं बिकने के लिए कि उतने लोग खरीदने वाले भी नहीं है वहां पर। तो फिर दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार सोचता है कि बिक जाए, कैसे भी हो बिक जाए, तो उसका प्राइस कम कर देता है। यहां काम कर रहा है फोर्सेस ऑफ सप्लाई। चूंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है कि प्राइस यहां पर डाउन हो जा रहा है। आगे चल के इसके बारे में काफी डिटेल्स में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास 11th में हमारा एक चैप्टर है डिमांड, फिर एक आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे हम सप्लाई, फिर एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझना जरूरी है आपके लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे सामने दो ही सवाल होते हैं कि प्राइस कितना होगा और आउटपुट कितना होगा, और इन दोनों सवालों का जवाब हमें देता है मार्केट फोर्स। कौन सा मार्केट फोर्स? फोर्स ऑफ डिमांड एंड फोर्स ऑफ सप्लाई। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने सवाल कुछ और होते हैं, और उन सवालों के जवाब किसी और तरीके से मिलते हैं। क्या सवाल होते हैं बेटा हमारे सामने? एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल। और एग्रीगेट आउटपुट पूरी इकोनॉमी में कितना होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? जनरल प्राइस लेवल कैसा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ये किसी मार्केट फोर्स के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है, ये डिसाइड होता है हमारे देश की सरकार की पॉलिसीज से। देश की सरकार दो तरह की पॉलिसीज बनाती है फॉर होल इकोनॉमी। एक को हम कहते हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरे को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे क्लास 11th में नहीं है, क्लास 12th में जाकर हम पढ़ेंगे तो डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिलहाल मैं हल्का सा आपको हिंट कर देता हूं। 12th में जब आप आएंगे तो फिस्कल पॉलिसी के लिए अलग से एक चैप्टर है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अलग से चैप्टर्स हैं,
अभी मैं हल्का सा हिंट कर रहा हूं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। हमारे देश की सरकार ने टैक्सेशन के कुछ रूल्स चेंज कर दिए, इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया, इनकम टैक्स का रेट कम कर दिया, किसी पर्टिकुलर आइटम को एग्जेम्प्ट कर दिया, या जीएसटी के रिस्पेक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आ गई है हमारे देश की सरकार। इन शॉर्ट टैक्सेशन के रूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। अगर टैक्सेशन के रूल्स में कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये फिस्कल पॉलिसी का मैटर है। कभी कभी देश की सरकार जो है वो इंटरेस्ट के रेट बढ़ाती है या घटाती है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसका एक रेट होता है। या आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसका भी एक रेट होता है। ये जो इंटरेस्ट का रेट है इसे देश की सरकार बढ़ाती है घटाती है, खुद ऐसा नहीं करती है, वो आरबीआई के थ्रू ऐसा करवाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ऐसा करवाती है। इसे कहते हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी है तो कहेंगे फिस्कल पॉलिसी, और इंटरेस्ट के रेट से संबंधित अगर कोई पॉलिसी है तो उसे हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। इन दो पॉलिसीज के थ्रू हमारे देश की सरकार जो है वो गवर्न करती है, जो मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी एज अ होल, आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल है। ऑल्टरनेटिव नेम, क्योंकि बेटा यहां पर हमारा प्राइम फोकस जो है वो प्राइस पर रहता है, दैट्स वाई कुछ लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कह देते हैं कि ये थ्योरी ऑफ प्राइस है। और यहां पर चूंकि पूरी इकोनॉमी पर हमारा फोकस होता है तो यहां पर कुछ लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को कह देते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इकोनॉमी एज अ होल हमारी देश की सरकार जो भी पॉलिसीज बना रही होती है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, और रोजगार जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा तो उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। उनका इनकम बढ़ाना, हमारी इकोनॉमी के रहने वाले हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ाना। तो इस तरीके से इन दोनों डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट एट माइक्रो लेवल, यस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एट मैक्रो लेवल, यस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, चाहे कोई भी इकोनॉमिक्स हो, स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम तो दोनों जगह पर होता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Economy as a whole, macroeconomics. Microeconomics studies the economic activities of individual unit. जब हम माइक्रो लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो किसी इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, ऊपर मैंने किया है बेटा। स्टेट वन प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने तो आपको इतने सारे डिफरेंसेस लिख कर दिए हैं, ये एक डिफरेंस यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। आज हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।